नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम क्लोजेज एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं और ये क्लोजेज एंड फ्रेजेस का जो ऑब्जेक्ट क्लोज है वो क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि हम जो क्लोज होता है उसका सब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज और प्रीपोजिशन के बाद वापस ऑब्जेक्ट क्लोज का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे नाउन आएगा वहाँ पे नाउन क्लोज आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। फिर हमने नाउन क्लोज के बारे में पढ़ा कि नाउन क्लोज एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में और एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो तीन प्रकार से हमने नाउन क्लोज पढ़ा था और फिर हमने कल इसमें सब्जेक्ट क्लोज को कंप्लीट किया था और जहाँ पे हम लास्ट में जहाँ वीडियो इंटरप्ट हुआ था वहाँ पे हमने जो क्लोज एंड और जो इंट्रोगेटिव है उसके बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ हमने जो क्लोज था उसको तो समझ लिया था, लेकिन थोड़ा सा एक दो एग्जांपल हम यहाँ इंट्रोगेटिव के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, आज इसके अंदर पहले हम इंट्रोगेटिव क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद में आगे हम किसको, ऑब्जेक्ट क्लोज को पढ़ेंगे। आपको वैसे भी क्लियर है कि ऑब्जेक्ट क्लोज, जहाँ सब्जेक्ट क्लोज आ सकता है वहां कौन आ सकता है, ऑब्जेक्ट क्लोज, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह भी नाउन और ऑब्जेक्ट की जगह भी कौन आता है, नाउन। अब ऑब्जेक्ट क्लोज दो प्रकार से आ सकता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। दोनों जगह क्या आएगा, नाउन, और जहां नाउन आएगा वहां क्या आ सकता है, नाउन क्लोज आ सकता है। और आपको बहुत अच्छे से ये समझ लो कि इसको बार बार रिपीट करना है और बार बार याद करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि खुद क्लोज एंड फ्रेजेस थक जाए लेकिन आप नहीं थको, ये समझ लो। क्योंकि अब तो आपको पढ़ना ही है, चाहे नींद आए तो भी पढ़ना है, चाहे आप थके हुए हो तो भी पढ़ना, अरे चलते हुए भी पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। वो माँ बाप का जो सपना है सिर्फ सपना बन के रह जाएगा, सपने को सपना नहीं रहने देना है। अरे अब आप उस एज में आ गए हो, आप 20+, 25+ कंपटीशन में हो, तो ये उम्र अब सहारा किसी से लेने की नहीं, सहारा देने की आ गई है। माँ बाप से पैसे लेने की नहीं, माँ बाप को पैसे देने की आ गई। अरे यहाँ तक भी अब तो क्या, अब इस उम्र में अगर आप माता पिता से पैसे मांगते हो उसकी बजाय अगर आप उनके थोड़ा सा दवाई खर्चा पाने में अगर काम चलाते हो तो बेटर है। अभी उम्र आ गई आपको कुछ कर दिखाने की, आपके घर वालों का सपना पूरा करने की। तो अच्छे से जी जान के मेहनत कीजिए, सब क्लियर होगा, एकदम से क्लियर होगा और एकदम से पूरे जोश के साथ पढ़ना। आपको ये समझ लो कि जो माँ बाप ने आपको सपना देके इस बड़े सिटी शहर में भेजा है वो सपना आपको माँ बाप का पूरा करना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए आज एक इंग्लिश में और हम पहल पढ़ने जा रहे हैं, वो है ऑब्जेक्ट क्लोज। एक एक क्लोज को हम पटक पटक के मारेंगे, ये समझ लो। मैं बता रहा हूँ, जो इंग्लिश का डर आपके अंदर बैठा हुआ है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल क्लियरली अरे आपको ऐसा लगने लगेगा कि यहाँ तो इतना दिन हो गए पढ़ते हुए आज हिंदी टफ लगने लग गया, इंग्लिश बिल्कुल नहीं लगेगा, ये समझ लो आप। देखिए, आज हम थोड़ा सा पहले इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं और फिर बाद में किसके बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में। इंट्रोगेटिव मैं कल भी बताया था कि इंट्रोगेटिव रूल्स जो है कि क्लोज में लागू नहीं होता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हम क्लोज में इंट्रोगेटिव क्यों पढ़ रहे हैं। क्लोज पढ़ने से पहले इंट्रोगेटिव के बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे इंट्रोगेटिव आ रहा है और कहाँ पे क्लोज आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस मैंने वैसे तो कल बता दिया था। अब एक थोड़ा फॉर्मेलिटी के नाम पे एक दो एग्जांपल आपको करवा देता हूँ जिससे आपकी कोई डाउट ना रहे। आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव और क्लोज में एक डिफरेंस होता है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में है जो हेल्पिंग वर्ब है अपने सब्जेक्ट से कहाँ आती है, पहले आती है, लेकिन क्लोज में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कहाँ अपने सब्जेक्ट के बाहर आती है। देखिए आगे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आगे जो सेंटेंस लिखे हैं, और जब इंट्रोगेटिव आएगा तो दोनों क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्लोज में क्वेश्चन का हम क्या देते हैं, आंसर करते हैं। देखिए, व्हाट डज ही डू, इसका सेंस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहे व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। और जब इसको क्लोज चेंज करते हैं तो उसको क्या करते थे, व्हाट ही डज। अब फिर डू की जरूरत नहीं, इंट्रोगेटिव बना रहे तो फिर डज नहीं, व्हाट डज, फिर डायरेक्ट मैन वर्ब दीजिए इसको, व्हाट ही डज वांट, इसका मतलब वह जो चाहता है। वहां क्या करता नहीं, वह जो चाहता है। इंट्रोगेटिव हो दे तो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जब ये अगर क्लोज बन जाता तो वो क्वेश्चन का क्या करेगा, आपको रिप्लाई करता है, जवाब देता है। देखिए, व्हाई डज ही कम लेट, वह लेट क्यों आता है, क्या पूछ रहा है,
वह लेट क्यों आता है, इसके बारे में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। बस मन लगा के पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कितनी भी विपत्ति आपके सर पे आ जाए, ये समझ लो उस टाइम पे भी आपको उस विपत्ति का हंसते हुए सामना करना है, तभी उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। और एक बात मेरे अच्छे से ध्यान में रख लेना, ये समझ लो जिस टाइम पे आप अगर चारों तरफ से घिरे हुए हो, ऐसा लग रहा है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वही मौका है बाउंसर बॉल पे छक्का मारने का, वही मौका है अपने आप को सिद्ध करने का। ये समझ लो अपने आप, अरे एक क्रिकेट मैच की तरह किसी सब्जेक्ट को पढ़िए आप, बहुत मजा आएगा। तो जिस समय आप गिर जाते हो, ये समझ लेना अपने आप को जो स्थापित करने का समय आ गया है, इसका मतलब इतिहास बनाने का टाइम आ गया है। अभी बोर्ड क्लास के लिए, बोर्ड क्लासों के लिए भी इतिहास रचने का टाइम है, और आपका सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्शन रच के, सिलेक्शन लेके, वैसे ही करप्शन बहुत ज्यादा है, तो इस करप्शन के दौर में आपको सिलेक्शन लेना एक इतिहास रचने की बराबर है। अब देखिए थोड़ा ऑब्जेक्ट क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा लेक्चर थोड़ा हेल्थ के लिए तो नहीं, लेकिन आपके टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा हानिकारक हार्मफुल हो जाएगा, इसीलिए कभी अगर अच्छे से कभी टाइम रहेगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर, इनके ऊपर हम पर्सनल कोई वीडियो बनाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होता है। अब आज से आज तक हम कल जैसे सब्जेक्ट क्लोज पढ़ा था, वैसे ही आप क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ेंगे। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट क्लोज कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में। अब ऑब्जेक्ट की अपने पास दो पोजीशन है, कौन कौन सी पोजीशन है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक तो क्या आता है ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या आता है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। एक बार फिर बता देता हूं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो इन ट्रांजिटिव का क्या ऑब्जेक्ट क्लोज आ सकता है इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद? बिल्कुल नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज भी नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट क्लोज भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए यहाँ इंट्रांजिटिव के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं आएगा, सिर्फ प्रीपोजिशन के बाद। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो जाने की संभावना है तो बीच में क्या आएगा, प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे हम पहले ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं, और फिर बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जानेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपकी माइंड में ज्यादा क्लैरिटी आ सके। आपका माइंड डिस्टर्ब इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आपको इंटरेस्ट से और एकदम से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। बार बार पढ़ने से अच्छा है उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर तो सिर्फ रिवाइज होगा, नहीं तो सिर दर्द होगा। क्या होगा, सिर दर्द होगा, क्योंकि बार बार अगर आप अच्छे से इसको सीखते जाओगे, एक बार सीख लोगे, दूसरे टाइम आपका माइंड खुद बोलेगा कि हाँ मैं ये आसानी से कर सकता हूँ और ये मेरे को आता है, और इतना अच्छा आता है कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ। ज्ञान का पाप ज्ञान से उतरता है, ये समझ लो। अब देखो अब देखो जहां पे अपन क्लोज है, क्लोज पहले सब्जेक्ट की जगह बैठाते थे, अब किसकी जगह बैठाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। आई डोंट लाइक व्हाट ही डज। एक ऑप्शन आपके सामने ये रही व्हाट ही डज, और बी ऑप्शन आपके सामने रही व्हाट डज ही। देखिए दोनों ऑप्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे आप टॉपिक आ गया तो मैं बता देता हूँ कि ये गीता का डायलॉग है कि ज्ञान का पाप किससे उतरता है, ज्ञान से ही। अगर आप अभी जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो, जब तक आप इसको बांटोगे नहीं, तब तक ये समझ लो भगवान की नजर में क्या है, आपके ऊपर एक प्रकार का ऋण है। तो सीखिए और सिखाइए। ये एक ऐसा पैटर्न है, प्राइमरी लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, और इसको हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे इसमें प्रोसेस चल रही है, आगे जाके ये स्टार्ट होगा कि ऐसा लेवल हो जाए कि ये चिंता का विषय है कि 10th क्लास में जाते जाते बच्चा हिंदी तो अच्छे से सीख जाता है लेकिन इंग्लिश नहीं सीखता। या तो बच्चे में प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा सा टीचिंग सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस चीज को चेंज करेंगे हम। मैंने प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी क्लासों के बच्चों को भी बताया, 5th क्लास 4th क्लास के बच्चे भी नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब का आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। तो जो आने वाले बच्चे क्यों नहीं, उनको ऐसा कोई सिस्टम देंगे, उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। लेकिन अभी आप ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़िए यहाँ पे, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए आई डोंट लाइक, पहले तो आपके समझ में आ गया होगा, वही सेम मेथड, सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज किसमें, प्रेजेंट में, डोंट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म। अब आप इस लाइक के पास में आके पूछे कि आप ट्रांजिटिव हो कि इंट्रांजिटिव। अरे ये बोल रहा है मैं पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता, किसको? आपके दिमाग में तुरंत माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, किसी ना किसी को तो पूछ ही रहा है, तो उसको क्या चाहिए? अरे व्हाट का जवाब कौन देगा?
अरे कौन देगा? आप क्या पसंद करते हो, किसको पसंद करते हो, उसका जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए क्या चाहिए यहाँ पे? नाउन। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, आगे तो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे नाउन कहां से आ गया? पहले तो आपने सब्जेक्ट की जगह एक सेंटेंस देखा, उसको नाउन बना दिया, लेकिन यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह भी पूरा सेंटेंस। देखो इधर देखो, ये डब्ल्यू है। एक सेंटेंस बनने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक क्या है? वर्ब है, दोनों के अंदर है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह अब आप बताओ मेरे को, अब एक माइंड में एक चीज आपके तुरंत आनी चाहिए, एक तो WH वर्ड और दूसरा क्या? टेंस। WH वर्ड और टेंस मैंने एक अभी टॉपिक के बारे में समझा कि WH वर्ड और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? क्या बनाते हैं? क्लोज बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं। अभी क्लोज बनाते हैं तो बताइए क्लोज सब्जेक्ट की जगह आ सकता है क्या? तो फिर सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, तो सब्जेक्ट की जगह नाउन आ सकता है क्या? जब सब्जेक्ट की जगह नाउन भी आ सकता है तो फिर नाउन क्या ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है? तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह अगर नाउन आ सकता है तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह नाउन क्लोज क्यों नहीं आ सकता? वो भी आ जाएगा। मैंने बताया था जहां पे भी मैं बोलूं नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और नाउन का एक ही रूप प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जहां पे चाहे ऊपरी पोजीशन का रहे, चाहे ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे, वहां पे नाउन आ सकता है। और एक बात और छाप लो अभी दिमाग के अंदर, क्योंकि ये घर वालों का सपना तभी पूरा रहेगा कि जब आप इसको अच्छे से छापते जाओगे। तो एक बात और अच्छे से दिमाग में छाप लो, जहां पे नाउन आएगा वहां नाउन क्लोज आएगा ही आएगा, ये समझ लो। जहां नाउन आ सकता है वहां पे क्या आ सकता है? नाउन क्लोज आ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता आने से। देखिए यहाँ पे ये नाउन क्लोज बनने के लिए फिर यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान रखने वाली है। पहली बात तो ये कि क्लोज के अंदर कभी भी इंटरोगेटिव रूल लागू नहीं होता। जहां पे नाउन आ सकता है तो वहां नाउन क्लोज आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें हम जान रहे हैं कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें कभी भी इंटरोगेटिव रूल लागू नहीं होता। और इंटरोगेटिव के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आएगी? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? यहाँ देखिए सब्जेक्ट और ये क्या इसकी? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहिए कि ऑब्जेक्ट चाहिए? और ऑब्जेक्ट की जगह इंटरोगेटिव नहीं कौन बैठता है? नाउन बैठता है। और नाउन भी कौन? नाउन क्लोज। अब देखिए यहाँ लाइक कौन सी वर्ब बनी? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा भी कि ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ये वही प्रथा पे चल रहे हैं कि हम अपने ऐप को डेली क्या करेंगे? रिचार्ज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट। अरे वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, 3 चीज तो ऐसी वो आपको कहीं नहीं छोड़ने वाली। इनके बगैर तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर तो नहीं बनता। तो सब्जेक्ट के अंदर नाउन आता है और वर्ब की जगह कौन आती है? ट्रांजिटिव आएगी या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी। अब ये ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका सेंस क्या रहेगा? आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करता, मैं पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता। क्या? व्हाट ही डज। इसका मतलब जो उसको पसंद है, वो जो वह पसंद करता है, वह मैं पसंद नहीं करता। कहने का मतलब यही है, जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, जायज सी बात है कि जो किसी को कोई पसंद, किसी को कोई पसंद, दोनों की पसंद सेम होना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यार क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये क्वेश्चन का क्या कर रहा है? जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट बनके, ये नाउन क्लोज बनके इसका जवाब दे रहा है कि आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, मुझे लाइक नहीं है। क्या लाइक नहीं है? जो उसको लाइक है वो मुझे लाइक नहीं। और मैं बोला था कि सेंटेंस अगर आगे से नहीं माने तो उसको किधर से? पीछे से पीटते हुए लाएंगे। जो वह पसंद करता है वह मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूं, उसको मैं पसंद नहीं करता हूं। तो जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सीजन गर्मी का है और गर्मी का भरपूर आनंद लेना है, ये समझ लो। क्योंकि अगर इस भरोसे में बैठ जाऊं कि बस, क्योंकि फैन इसलिए नहीं चला सकते, फिर थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी में दिक्कत होती है, क्योंकि ये नेचुरल संसाधन तो है नहीं, ये पूरे जो टेक्नोलॉजी है, अब उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो अपन को करना ही पड़ता है, ये समझ लो। तो ये एक जुगाड़ है, लेकिन बस जो बात मैं पहुंचाना आपके साथ चाह रहा हूँ वो पहुंच जाए, सबसे बड़ी बात बस यही है। उसके लिए चाहे गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे, मैं एनी टाइम आपके लिए तैयार हूँ। आगे देखिए, अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब एक सेंटेंस मैं पूछ रहा हूं आपसे। आई, एक और डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। आई आस्क्ड हिम, यहाँ पे डेज है और फिर इसके अंदर एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं। पहला वाला कि व्हाट
व्हाट द टाइम वाज, द टाइम वाज, व्हाट द टाइम वाज। फिर नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं, बी ऑप्शन इसके अंदर है कि बी ऑप्शन है व्हाट द टाइम इज। अरे अच्छे से जवाब देना है, बहुत सिंसियरली जवाब देना है और अच्छे से सोच के जवाब देना है। फिर सी ऑप्शन है व्हाट वाज द टाइम। सोचना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में व्हाट इज द टाइम। देखिए सेंटेंस को अच्छे से देखिए। पहले तो हम इसके जो फादर सब्जेक्ट है, तो फादर सेंटेंस है, मेन सेंटेंस उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेली थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले तो बताइए मेरे को यहाँ क्या ये सब्जेक्ट, दूसरी बात यहाँ पे वर्ब की सेकंड, और इसके बाद क्या है। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, क्लोज चाहिए या फिर इंट्रोगेटिव चाहिए। अरे बताओ तो सही, क्लोज चाहिए या इंट्रोगेटिव चाहिए। क्यों इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता? मैंने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो। अरे आई आस्क्ड हिम व्हाट द टाइम वाज। इसने पूछा, क्या पूछा? अरे बताओ तो सही, समय क्या है, मतलब कितना समय, कितना समय, कितना समय हो गया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहां क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर इंटरोगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ये देखें तो सही, ये क्वेश्चन का जवाब भी इसी के अंदर छिपा हुआ है, इसको अच्छे से देखिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि व्हाट द टाइम वाज, व्हाट द टाइम इज, व्हाट वाज द टाइम और व्हाट इज द टाइम। इसको देखिए, पहली बात तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसमें जितने भी आगे के जवाब अगर प्रेजेंट में उसको क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे। प्रेजेंट में कौन से ऑप्शन में, एक तो बी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन। रही बात ए और सी की, ए और सी को देखिए, तो इसमें देखिए आई आस्क्ड हिम व्हाट द टाइम वाज। मैंने उससे पूछा था, क्या पूछा था बताइए तो सही, कि क्या, अरे समय कितना हुआ इसके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय कितना हुआ। तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे, डबल ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहाँ पे इंटरोगेटिव रूल लागू नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, यहाँ पे क्लोज आएगा। दोनों का ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट। पहले तो देखो मैंने उससे पूछा और फिर क्या पूछा, उसके बारे में जवाब दे रहा है। क्या पूछा, समय के बारे में जवाब दे रहा है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इस वाले में दोनों में फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ये क्या है, इंटरोगेटिव, और ये क्या है, ये क्या है, क्लोज है। और ये इसका किसका काम कर रहा है, इसका डबल ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो डबल ऑब्जेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप इंटरोगेटिव मत लिख देना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी के साथ आप इसको सी ऑप्शन को भी कर सकते हो कि क्या सर उसमें यह भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहा हो। लेकिन अगर बात पास्ट की हो रही है तो इसका मतलब क्या हो, इसके पीछे क्या है, इसके आंसर का भी भाव इसके अंदर छुपा हुआ है। क्लियर, ऐसा नहीं है, ये खुद ही बता रहा है, खुद ये बता रहा है कि मैंने उसको पूछा कि समय कितना है, समय कितना हुआ, ये बारे में इसने पूछा, ये बात बता रहा आपको, न कि उसे समय के बारे में अभी पूछ रहा है। पहले पूछा था, उसी बात को आपको बता रहा है, इसीलिए वहां पे इंटरोगेटिव नहीं, कौन सा आएगा, अरे बताओ तो सही, क्लोज का यूज होगा। अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट और जानने की कोशिश करते हैं। अब एक बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि इस एक में क्लोज की सब्जेक्ट और वर्ब आती है, और एक इसमें आती है, एक रियल सब्जेक्ट और एक रियल ऑब्जेक्ट भी आता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर हम कल प्रीपोजिशन का क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसको समझ लीजिए, बहुत बार आने वाला है। व्हाट impresses me, impresses everyone। आप देखो, इसको ढंग से देखिए, इसमें देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल सब्जेक्ट, लोकल वर्ब और लोकल ऑब्जेक्ट, और इधर क्या है, ये मदर वर्ब, और ये इसका क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट। देखिए इसको लोकल सब्जेक्ट और मदर वर्ब क्या है, क्योंकि मैं बार बार इसको यूज करने वाला हूँ। लोकल सब्जेक्ट का मतलब क्लोज का सब्जेक्ट और लोकल वर्ब का मतलब क्लोज की वर्ब। लेकिन जब मदर सब्जेक्ट और फादर सब्जेक्ट और मदर वर्ब की बात आएगी तो इसका मतलब उस टेंस की वर्ब क्या है, उस टेंस का सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तो सही, व्हाट इंप्रेसेस मी इंप्रेसेस एवरीवन। इसको देखिए तो सही, अगर आप फर्स्ट टाइम इस सेंटेंस को देखते हो तो आपको यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा और इसकी वर्ब कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे भी इंप्रेसेस और यहाँ पे भी क्या है, इंप्रेसेस। पहली बात तो दो मैन वर्ब आ रही है इसके अंदर, एक इधर ऑब्जेक्ट की तरह और ये एक ऑब्जेक्ट फिर एक इधर सब्जेक्ट। अब मेरे को बताइए तो सही, यहाँ पे पूरे सेंटेंस, चलो इसका मैं इसको सब्जेक्ट बना दूं तो इसका सब्जेक्ट कैसे आएगा? आपके माइंड में तुरंत आइडिया आएगा कि मैं क्या करता हूँ, मी को किस में चेंज कर दूं, आई में चेंज कर दूं, इसको सब्जेक्ट बना दूं। जैसे ही मी को आई में चेंज किया तो तुरंत ये वर्ब बोलती है मेरे को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आई ऑब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये फिर क्या बोलेगी वापस से, मेरे को क्या चाहिए, मी चाहिए। ये झगड़े का काम हो गया है, अड़ोसी पड़ोसी क्या करने लगे हैं, झगड़ा। तो दोनों तरफ सुटेबिलिटी आनी जरूरी है। अरे एक बीच वाले पड़ोसी को सुखी रहने के लिए उसके दोनों बगल वाले पड़ोसियों से बननी, अच्छी तरीके से बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा समझने ला। मैं बताया था, मैंने फिर बता रहा हूँ आज कि क्लोज के लिए, एक क्लोज बनने के लिए उसमें एक WH वर्ड और दूसरा क्या, टेंस होना जरूरी होता है। वही क्या कार्य कर जाएगा फिर बताओ तो सही, वो अगर क्लोज बन जाता है तो सब्जेक्ट भी बन जाएगा, वह ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, प्रीपोजिशन का भी और ट्रांजिटिव वर्ब का भी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे को बताइए WH वर्ड है कि नहीं है। अब इस लोकल सब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे, जो भी सब्जेक्ट अगर WH वर्ड बोले तो किसका, क्लोज का सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल सब्जेक्ट। और क्लोज की वर्ब को क्या बोलेंगे, लोकल वर्ब। और जो पूरे टेंस की जो मैन वर्ब रहेगी उसको क्या बोलेंगे, मदर वर्ब। और अगर पूरे टेंस का कोई अलग से कोई अगर सब्जेक्ट आता तो उसको क्या बोलेंगे, फादर सब्जेक्ट बोलेंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात यहाँ बोलने वाली ये है, यहाँ ध्यान रखिए, फादर और मदर वर्ब, फादर वर्ब, ये सिर्फ आप लोगों के समझ में आए। एक आप बार बार मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके चक्कर में क्या नहीं हो, आप पागल नहीं हो। इसीलिए सिर्फ दो बात आपको ध्यान रखनी है, लोकल सब्जेक्ट और लोकल वर्ब। इसका मतलब किसकी वर्ब है, ये किसका सब्जेक्ट है, ये क्लोज की सब्जेक्ट और क्लोज का वर्ब है। लेकिन जैसे ही मैंने मदर वर्ब और फादर सब्जेक्ट बोला तो समझ लेना कि मैन सेंटेंस का, ये मैन सेंटेंस की तो मदर वर्ब है और मैन से, अरे मुखिया, परिवार में मुखिया कौन होती है, मदर। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब होती है, वो क्या होती है, मुखिया होती है। क्योंकि मदर के बगैर न तो परिवार चल सकता ढंग से, उसीलिए मैन वर्ब के बगैर आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। कैसे बनाओगे, बिल्कुल नहीं। मैंने फिर बोल रहा हूं कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट जरूरी होता है एक सेंटेंस को बनने के लिए, अकेला सेंटेंस नहीं बना सकता। अब इसको ध्यान से देखिए, इधर अब इसमें दे रखा है तो ये आपके पास में WH वर्ड और इधर मैन वर्ब आ गई, इसका मतलब लोकल वर्ब। एक वर्ब और एक अगर WH वर्ड है और अगर इसमें टेंस है तो क्या बन जाता है, क्लोज बन जाता है। तो ये पूरा क्या है बताइए तो सही, ये क्लोज है। और ये क्लोज कौन सा क्लोज है, अरे सब्जेक्ट क्लोज है। ये कौन सा क्लोज है, सब्जेक्ट। क्योंकि देखो, अरे हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब से पहले बैठा, ये सब्जेक्ट क्लोज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव इंप्रेस का वो ऑब्जेक्ट है। और व्हाट इंप्रेस, जो इंप्रेस करता है किसको, मुझको जो इंप्रेस करता है, इसका सेंस यहाँ पे है, मुझको जो इंप्रेस करता है। ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये WH वर्ड यहाँ लोकल सब्जेक्ट है। और इसी का क्या है ये बताइए तो सही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आइए, नहीं कि पहले। इसको देखिए, हर जगह ये रूल लगने वाला है। तो यहाँ इंप्रेस किसको करता है, मुझको, ट्रांजिटिव वर्ब। और किसके ऊपर एक्शन कर रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, आप सोच रहे थे कि ये फादर सब्जेक्ट का नाम ले रहे हो, फादर सब्जेक्ट है कहाँ, ये फादर सब्जेक्ट आ गया, ये फादर सब्जेक्ट, हाँ ये फादर सब्जेक्ट है। क्योंकि ये पूरा क्या है, ये क्लोज है। और ये क्लोज बताओ सब्जेक्ट की जगह बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये कौन सा क्लोज है बताइए तो सही, ये नाउन क्लोज है, ये नाउन क्लोज है। और नाउन क्लोज क्या हो सकता है, सब्जेक्ट क्लोज हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन क्लोज सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब का भी और प्रीपोजिशन का। अब यहाँ पे आने वाला है मजा तो यहीं से स्टार्ट होता है। और पढ़ने में भी मजा आने वाला है और पढ़ाने में भी मजा आने वाला है। देखो तो सही, What impresses me, जो मुझे इंप्रेस करता है, ये तो इसका सब्जेक्ट है। जो मुझे इंप्रेस करता है वो तो क्या इसका सब्जेक्ट है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे कौन आया है, ट्रांजिटिव वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मुझे इंप्रेस करता है, इंप्रेसेस एवरीवन।
एवरीवन वो किसको इंप्रेस करता है बताओ तो सही, सभी को इंप्रेस करता है, सभी को। यहाँ ये देखिए ट्रांजिटिव वर्ब उसका एवरीवन क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैं बताया था एवरीवन, समबडी, समवन ये सब सब्जेक्ट भी कार्य करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य करते हैं। हम लास्ट टेंस के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे ये मदर वर्ब का मतलब इस पूरे सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो कौन है, ये वाली इंप्रेसिव है, ये वाली नहीं। अब यहाँ पे अगर आप क्लोज एंड फ्रेज नहीं पढ़े होते तो आपकी दिक्कत यहाँ पे ये होने वाली थी कि इसका जो लोकल सब्जेक्ट कौन सा, इसमें आप पागल हो जाते सेंटेंस को देखते ही कि कौन सी इसकी मैन वर्ब इसको बनाऊं कि मैन वर्ब इसको बनाऊं। फिर अगर आप इसको मैन वर्ब बना रहे तो इसको सब्जेक्ट बनाने पहुंच जाते और आपको एरर क्या देता पता है आपको, यहाँ पीछे आपका ध्यान भी नहीं जाता, ये 3 सेक्शन इसमें बांट देता आपको और एक बी ऑप्शन दे देता किसका, नो एरर का ऑप्शन देता और आप तुरंत क्या टिक करके आते बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या आना चाहिए था आई, क्योंकि ये मैन वर्ब इसके साथ में क्या आना चाहिए आई। लेकिन अरे इधर तो देखो, पीछे भी देखो, इसके पीछे भी तो देखो इंप्रेसिव क्या है, मैन वर्ब है और मैन भी कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको आने वाले, अरे जो इंग्लिश के मामले में मानो तो जटिल से जटिल सेंटेंसेस माने जाते हैं इनको, लेकिन ये जटिल नहीं है, ये बहुत आसान सेंटेंस हो गया। शायद मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए तो पक्का आज, क्योंकि फादर सब्जेक्ट, मदर वर्ब, फादर वर्ब, इनके बारे में सारी चर्चा चल रही है, आप क्लोजेस से चल रहे हो। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक और बचा है, एक नाउन क्लोज के बारे में थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और जान लीजिए, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ रहे हैं। तो वो किसका, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पूरे ट्रांजिटिव वर्ब का। अब ट्रांजिटिव वर्ब का हमने पढ़ लिया, लेकिन नाउन क्लोज प्रीपोजिशन के बाद कैसे आता है इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे क्या थोड़ा सा ये आपका जो कोर्स है वो भी थोड़ा सा रफ्तार ले। ये नाउन क्लोज आ रहा है किसके बाद में, प्रीपोजिशन के बाद नाउन क्लोज कैसे आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद बताओ कौन आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है, नाउन। जहां नाउन बैठेगा वहां कौन बैठ सकता है, नाउन क्लोज बैठ सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान लेके समझना। वैसे तो वही बात है जो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट पढ़ा था, वही किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रीपोजिशन का भी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। हम इसके बारे में थोड़ा सा एक सेंटेंस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। अरे देखिए एक सेंटेंस आपके बाद इसमें देखिए, ही इज नॉट श्योर, ही इज नॉट श्योर। अरे क्या नहीं है वो, श्योर नहीं है। फिर आगे क्या दिया है, अबाउट। अरे क्या दिया है, अबाउट दिया है, अबाउट दिया है, पहले अबाउट दिया है, फिर एक ऑप्शन दे रखा है इज वन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, दूसरा बी ऑप्शन है व्हाट इज वर्क, और तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, व्हाट इज वर्क इज। तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहली बात तो नॉर्मली इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद क्या आता है बताइए तो सही। अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक और कौन आ सकता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे श्योर क्या है, एडजेक्टिव। ही इज नॉट श्योर, वह सुनिश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। फिर बोल रहा है किसके बारे में, किस चीज के बारे में वो सुनिश्चित नहीं है। तो यहाँ अबाउट किसका कार्य कर रहा है, अरे बताओ तो सही, प्रीपोजिशन। यहाँ पे अबाउट अगर प्रीपोजिशन है, ये अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन। वह निश्चित नहीं है किसके बारे में, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जब कौन बैठा है, नाउन। किसके बारे में, अपने काम के बारे में वह निश्चित नहीं है। इसका मतलब उसका काम क्या है उसके बारे में वो क्या नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। यहाँ पे ये डायरेक्ट आपके पास में क्या आ गया, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप नीचे देखिए, नीचे दो ऑप्शन आपके पास में। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा है, तो ये दोनों बी और सी ऑप्शन है, ये भी किसकी पोजीशन पे बैठे बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला, क्योंकि इससे पहले कौन आया है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद मैंने बोला मर जाना, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती है, वैसे ही प्रीपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब बने ही सहारा देने के लिए है। ट्रांजिटिव वर्ब भी ऑब्जेक्ट को सहारा देती है और प्रीपोजिशन भी किसको सहारा देती है, ऑब्जेक्ट को सहारा देती है।
अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे इसका क्या होगा। पहले तो बताइए ऑब्जेक्ट की जगह इंट्रोगेटिव बैठेगा कि क्लोज बैठेगा? अलग कुछ भी नहीं है इसमें, क्या बैठेगा? क्लोज। और क्लोज में कभी भी इंट्रोगेटिव रूल लागू नहीं होता, तो बी ऑप्शन गलत और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। तो यार देखिए तो सही, ये बी ऑप्शन गलत क्यों हुआ? देखते ही आपको पता चल रहा है व्हाट इज हिज वर्क का मतलब इसका कार्य क्या है, इसके बारे में पढ़ रहा है। लेकिन इधर देखिए तो चाहिए क्या क्वेश्चन नहीं पूछना, इसका जवाब देना है ही इज नॉट श्योर अबाउट व्हाट हिज इज व्हाट हिज वर्क इज। इसका मतलब उसका क्या काम है उसके बारे में वो कैसे नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। और आज अपने प्रीपोजिशन का क्या पढ़ा है? ऑब्जेक्ट पढ़ा है। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट करा है। आपको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस करना है। 1-2 दिन के अंदर मैं आपको सब्जेक्ट क्लोज और ऑब्जेक्ट क्लोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो 5 से 7 मिनट का आपको दूंगा, और उसमें ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सकते हैं उतने दूंगा। उससे आपको क्या करनी है? उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप भूलो भी नहीं। ज्यादा मैक्सिमम से क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, और उसके लास्ट में एक आंसर की अटैच कर दूंगा, जिससे आपको आंसर मैच करना है। और उसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना है कि कितने आंसर सही हो रहे हैं। और आज अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लेकिन अच्छा नहीं लगे तो लाइक नहीं करना है। और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, जिससे बहुत से लोगों का भला हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।